जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में डेमोक्रेसी जिंदा है, इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि भारत की जनता ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत सरकार से ये सवाल कर रही है कि क्या जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को इत्तला दी थी हमला करने से पहले, या भारत के कितने रफाल गिरे हैं आप कब बताएंगे। ट्रंप ने वाकई में मीडिएटर का रोल निभाया है कि नहीं निभाया है, और इस तरह के न जाने कितने सवाल भारत की आम जनता से लेकर भारत के कुछ नेता हैं वो तक भारतीय सरकार से पूछ रहे हैं। तो ऐसे में डेमोक्रेसी तो भैया भारत में बनी हुई है, इस बात को तो हम लोग बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन ये जो सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं भैया, आखिर इनका क्या करें, तो इनके बारे में थोड़ी सी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। स्पेशली बात करेंगे हम लोग रफाल के बारे में, क्योंकि रफाल को लेकर कई बातें उठ रही हैं कि यार रफाल क्या वाकई में मार गिराया गया है पाकिस्तान की सेना के द्वारा। क्योंकि एक रिपोर्ट अभी निकल कर आई है जिसमें कि चाइना ने बोला है कि भैया हम J-35A एयरक्राफ्ट जो है उसके 40 पीसेस अभी अगस्त 2025 तक पाकिस्तान को देंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान के जो एयर फाइटिंग स्किल्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं। इतना ही नहीं, 50% डिस्काउंट भी चाइना पाकिस्तान को देने वाला है। अब इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, आप और मैं हम सभी जानते हैं, क्योंकि भारत को कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान जैसे कुत्ते को तो पालना ही पड़ेगा, और उसके सामने बोटी यहाँ पर फेंकी जा रही है J-35A नाम की। तो हम वापस आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, वरना पाकिस्तान को गाली देना शुरू करेंगे तो फिर रुकते नहीं बनेगा। मुद्दा हमारा जो है वो ये है कि पहलगाम की बासरन घाटी में आज से ठीक करीब 1 महीने पहले के आसपास जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। और जिस तरीके से वो किया गया था, धर्म पूछकर वहाँ पर जो कत्लेआम किया गया था, उसके बाद तो लोग और भी ज़्यादा नाराज़ थे। इसके बाद हमने पाकिस्तान में आतंकी और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, एंड ऐसे में सीज़ फायर के बाद में ही शांति आ पाई। इस दौरान कई सारे सवालों का सीधा जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है। मसलन 1 महीने बाद भी पहलगाम के हमलावर आखिर कहाँ हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने रफाल को खोया है? क्या ट्रंप ने क्या वाकई में सीज फायर कराया है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आम जनता के साथ साथ कई सारे विपक्षी दल के नेता भी भारत सरकार के ऊपर मुद्दा बनाने की मंशा के साथ में दाग रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले से ही पाकिस्तान को दे दी गई थी, क्योंकि इसको लेकर जयशंकर के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठी। तो देखिए, 15 मई को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को यह मैसेज भेज दिया था कि हम आतंकियों की बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेना के पास ये ऑप्शन है कि इस कार्रवाई में शामिल ना हो और इससे दूर रहे। लेकिन उन्होंने हमारी सलाह नहीं मानी। जयशंकर साहब के इस बयान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 17 मई को सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा कि भैया, हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना एक बहुत बड़ा जुर्म था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि सरकार ने ऐसा किया है। उन्हें आखिर किसने इस चीज़ का अधिकार दिया जिसके चलते उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जो थी पाकिस्तान को दी, और वायुसेना के कितने विमान हमको गंवाने पड़े। 19 मई को राहुल गांधी ने जोर देकर दोबारा पूछा कि विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है, और इससे सब साफ हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार आखिर किसने दिया? उनके ऐसा करने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दी? राहुल गांधी के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी। इसे अब ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले ही उनको इंफॉर्मेशन दे दी गई हो। मतलब कि फैक्ट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और हम इसका विरोध करते हैं। सिंपल इज दैट। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी कि PIB ने भी विदेश मंत्री के वीडियो का फैक्ट चेक करते हुए कहा कि जयशंकर साहब के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब इस बात को आप समझिए कि भारत ने देर रात 1:05 पर आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक शुरू करी। ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरणों में ही पाकिस्तान के DGMO को बता दिया गया होगा। भारत का संदेश साफ था कि हम आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं, सैन्य प्रतिष्ठानों या फिर आम नागरिकों पर हम लोग इसका निशाना नहीं ले रहे हैं। ये कम्युनिकेशन इसीलिए ज़रूरी था ताकि पाकिस्तान इसे भारत की तरफ से पूर्ण युद्ध की शुरुआत ना मान ले। महज 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। इतने कम समय में पाकिस्तान ना तो आतंकियों को भगा सकता था और ना ही ऑपरेशन को रोक सकता था। अब सवाल जो लोग उठा रहे हैं, देखिए, सवाल उठाने वालों को तो हम लोग नहीं रोक सकते, क्योंकि अगेन बात डेमोक्रेसी की आ जाती है। तो ऐसे में अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो राहुल गांधी बहुत जोर देकर पूछ रहे थे कि भैया आखिर क्या भारत ने रफाल को खोया है? तो जी बात कुछ ऐसी है कि 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक करी थी। पाकिस्तानी PM प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी 7 मई को अपनी संसद में कहा कि कल रात हिंदुस्तान के 80 जहाज इस हमले में शरीक थे। जैसे ही भारत ने अटैक लॉन्च किया, हमारे जहाज
झपटे और आनन फानन में 5 जहाज मार गिराए, जिसमें 3 रफाल भी थे। वो कश्मीर और भटिंडा में जा गिरे। अमेरिकी चैनल CNN के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत ही भद्दा सा मजाक करते हुए दावा किया। जब उनसे पूछा गया कि भैया सबूत कहाँ है, तो उन्होंने कहा, न्यूज़ एजेंसी राइटर्स को उन्होंने ये कहा था कि भैया ये जो है CNN को इन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स ने इसके बाद 8 मई को अमेरिकी इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से लिखा था कि पाकिस्तान ने चीनी जेट से भारत के कम 2 जेट मार गिराए हैं, इनमें से एक राफेल है। जब भारत के एयर मार्शल AK भारती से 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राफेल गिराने पर सवाल सीधे किया गया, तो उन्होंने ना तो इसको सीधे तौर पर स्वीकार किया और ना ही इससे इनकार किया। एयर मार्शल बोले कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है। हमने हमारा ये जो उद्देश्य था उसको हासिल किया है, और जहां तक डिटेल्स की बात है तो ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता। हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर वापस आ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने इसके ऊपर कहते हैं कि जब भी जंग या किसी तरह के संघर्ष होता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। पाकिस्तान ने दावा किया कि राफेल मार गिराया, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत वो लोग भी नहीं दे पाए। वहीं पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के हवाले से ये बात कही। वहीं भारत की ओर से भी रफाल के गिराए जाने की खबर नहीं आई। देश में मीडिया हर जगह है, और राफेल जैसा बड़ा फाइटर जेट अगर गिरता तो हर तरफ इसकी तस्वीरें आ ही जाती और बातें होने लगती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि राफेल गिरा या नहीं, इससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि क्या भारत अपने ऑपरेशन में कामयाब रहा, और इसका जवाब है हाँ, कामयाब रहा। अब ऐसे में आखिरी नहीं, अगली बात ये आ जाती है जी कि क्या ट्रंप ने वाकई में सीजफायर करवाया है? क्योंकि ट्रंप ने जितनी बार दावे किए हैं उतनी बार कहीं ना कहीं वो अपने दावों से पलटते हुए भी दिखे। तो जी भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिनों से संघर्ष जारी था। अचानक से 10 मई की शाम को 5:25 पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा कर दी। उन्होंने लिखा कि भैया मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल पूरी तरीके से सीजफायर के लिए तैयार हो गए। 5 दिन बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी लिखा कि पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति JD वेंस और मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर और भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ साथ आसिम मलिक के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक और बातचीत करी। इन बयानों के थोड़ी देर बाद ही भारत और पाकिस्तान ने सीजफायर को कंफर्म कर दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत ने अमेरिकी मीडिएटरशिप के बात को एक्सेप्ट किया ही नहीं, अभी तक नहीं किया। 10 मई को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोपहर 3:35 बजे पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस काशिफ अब्दुल्ला ने भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से हॉटलाइन पर बातचीत करी, और ये तब हुआ जब हमने पाकिस्तान को तबाह करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान गोलाबारी रोकने की गुहार लगाने लगा। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये भारत के हथियारों की ताकत थी जिसने पाकिस्तान को गोलीबारी रोकने के लिए मजबूर किया। 11 मई को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने 7 और 8 मई को सीजफायर के लिए DGMO लेवल पर बातचीत की मांग करी थी। हमने 10 मई को अपनी जवाबी कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद में इस मांग का जवाब दिया। भारत ने पहले सीजफायर के लिए संपर्क किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही इस पर सहमति जताई। मतलब पाकिस्तान जो है, दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में एक दिल्ली लैंड में रहता है, और वहां से बाहर आने के लिए आप इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग लिटरली इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं अपने आप के धोखे के अंदर कि आप नहीं समझ पाएंगे। वहीं 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम पर 22 मिनट का एक संदेश दिया। इसमें उन्होंने द्विपक्षीय सीजफायर की बात करी और अमेरिका का जिक्र नहीं किया। वहीं विदेश मामलों के जानकार और JNU में प्रोफेसर रह चुके AK पाशा कहते हैं कि सबसे पहला बयान ट्रंप का ही आया था कि उन्होंने सीजफायर करवा दिया। अगर ये भारत या पाकिस्तान की ओर से होता तो पहला बयान इन दोनों देशों की ओर से जारी किया गया होता। अब दोनों ही देश अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए सीजफायर का क्रेडिट अपने आप को दे रहे हैं। हालांकि फॉरेन एक्सपर्ट और बाकी लोगों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका ने मुख्य तौर पर मध्यस्थता का रोल प्ले नहीं किया। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो दोनों पार्टियां मिलकर फैसला करती हैं और शर्तों के साथ साथ सीजफायर किया जाता है। इस मामले में ट्रंप ने सिर्फ कॉल पर बात की और खुद को सीजफायर का क्रेडिट दे दिया। भारत को आतंकवादियों के ठिकाने पूरी तरह तबाह करने थे। ऑपरेशन पूरा करके भारत ने सीजफायर के लिए हामी भर दी। ORF में स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा कहते हैं कि अमेरिका सीजफायर की बातचीत में तो था,
लेकिन भारत ने ट्रंप के दबाव में आकर सीजफायर नहीं किया है। ट्रंप ने मीडिएटरशिप को अपनी पॉलिसी बता दिया है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या फिर इसराइल गाजा हो। इसलिए भारत पाक में भी वो ज़्यादा उत्साहित होकर बयान दे रहे हैं। एक और बात जो इस दौरान सबसे ज़्यादा उठी है वो है किनारा हिल्स को लेकर कि क्या वहाँ पर भारत ने वहाँ के पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के ऊपर कुछ हमला किया। दरअसल 9-10 मई की रात पाकिस्तानी हमलों के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस पर सीधा अटैक किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैल गया कि किराना हिल्स जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जाते हैं, वहां भारत ने हमला किया है। हमले में एक बाद में इलाके में रेडिएशन भी फैला है। पाकिस्तान न्यूज़ वेबसाइट डॉन ने किराना हिल्स में भारत का एक ड्रोन गिरने का दावा भी किया। हालांकि उसने न्यूक्लियर साइट पर अटैक की कोई बात नहीं कही थी। सीजफायर के बाद में 12 मई को भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल ए.के. भारती ने इस बारे में पूछा। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि किनारा हिल्स पर जो भी कुछ है हमने वहां हमला नहीं किया है। और इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि शुक्रिया हमें बताने के लिए कि वहां पर क्या है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। दरअसल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के प्रवक्ता फ्रेडरिक डहाल ने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में किसी भी परमाणु संयंत्र से कोई रिसाव या उत्सर्जन नहीं हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर हमला किया था, जहां अमेरिका के दिए हुए F-16 फाइटर जेट्स खड़े हैं। सरगोदा से कुछ ही दूरी पर नमक के पहाड़ हैं, जिन्हें किराना हिल्स भी कहा जाता है, और इसी वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्टिंग स्टेशन भी वहीं पर मौजूद है। हालांकि भारत ने जानबूझकर परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया है। अब एक और बहुत अहम बात आ जाती है कि आखिर जिन हमलावरों ने पहलगाम इंसिडेंट को अंजाम दिया वो लोग कहाँ हैं, क्या हुआ उनका। देखिए, बायसरन घाटी में टूरिस्टों पर जिस तरीके से उस दिन कांड किया गया, उसके बाद वो आतंकी जंगल की ओर भाग गए। आतंकियों को ढूंढने में आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स, पैरा कमांडो यूनिट, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल लगे हुए। जंगलों, पहाड़ों, रिहायशी इलाकों में आतंकियों की तलाश लगातार बदस्तूर की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर 3 स्केच जारी किए थे। इन पर 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। आतंकियों में आदिल हुसैन ठोकेर, हाशिम मूसा और अली भाई शामिल हैं। तीनों ही लश्कर के बताए जाते हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल तक आतंकियों को 4 बार लोकेट किया गया था, जिसमें से एक बार मुठभेड़ भी हुई। आतंकवादियों को पहले पहलगाम तहसील के हापतनर में गांव के जंगलों में देखा गया था, लेकिन जब तक घेराबंदी की जाती वो घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले। इसके बाद उन्हें कुलगाम के जंगलों में देखा गया, जहां मुठभेड़ तो हुई लेकिन यहां से भी आतंकी भाग निकले। इसके बाद त्राल की पहाड़ियों और कोकेरनाथ के जंगलों में भी इनको स्पॉट किया गया, लेकिन यहां भी सुरक्षा बल उनको घेर नहीं पाए। आप इस बात को समझिए कि इस इंसिडेंट के ऊपर 7 मई को विक्रम मिस्री ने भी कहा था कि पहलगाम आतंकियों के जो हमले की जांच में सामने आया है कि हमलावर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से लगातार कांटेक्ट में थे। हालांकि उन्होंने आतंकियों की खोजबीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का कहना था कि आतंकी जब भी हमला करते हैं तो उनकी तैयारी पूरी रहती है। पहलगाम हमले के बाद आतंकी बराबर लोकेशन बदल रहे हैं और लोकल लोग उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें आतंकियों की मदद के लिए तैयार किया गया है। आतंकियों को पता होता है कि किस घर में कपड़े बदलने हैं और किस घर में दाढ़ी काटनी है और कहाँ पर बाल बनवाने हैं। एक गली में किसी आतंकी का रूम अलग होता है तो दूसरी गली में पहुंचते ही रूप बदल जाता है। ऐसे में आतंकियों को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। और आखिरी में बात यह आ जाती है कि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से चाइना, टर्की, ये सब देश खड़े हुए हैं, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर में आखिर भारत के साथ कौन था? क्या भारत अकेला पड़ गया था? क्योंकि भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान चाइना और टर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ थे। पहलगाम इंसिडेंट के बाद में 28 अप्रैल को चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार से फ़ोन पर बातचीत की और कहा कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कदमों का समर्थन किया है और वो पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह समझता है। सीज फायर के बाद भी चाइनीज़ विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को अपना हर मौसम का दोस्त बताया था और कहा था कि मुश्किल परिस्थिति में हम पाकिस्तान के धैर्यपूर्ण व्यवहार की सराहना करते हैं। वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ से फ़ोन पर कहा था कि मैं हमलों में जान गंवाने वाले अपने भाइयों के लिए अल्लाह से रहम की दुआ करता हूँ और पाकिस्तान के भाईचारे वाले लोगों को और देश के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। सीज़ फायर के बाद जब शहबाज शरीफ ने एर्दोगान को मदद के लिए सोशल मीडिया पर शुक्रिया कहा, जवाब में एर्दोगान ने लिखा कि हम पहले की तरह भविष्य में भी पाकिस्तान के अच्छे और बुरे समय में साथ खड़े रहेंगे। मैं अपने दोस्त
और भाई पाकिस्तान को अपने हार्दिक स्नेह के साथ बधाई देता हूँ। इस बात को आप ऐसे समझिए कि सऊदी अरब, रशिया, यूएई, अमेरिका जैसे देशों ने शांति की बात कही। सिर्फ इजराइल ऐसा देश था जो जंग के दौरान भी भारत का साथ देने की बात कह रहा था। सिर्फ इजराइल ऐसा देश था जो खुले तौर पर भारत का सपोर्ट कर रहा था। इजराइल के पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, ना ही पाकिस्तान में उसकी कोई एम्बेसी है। रशिया, यूरोप के ज़्यादातर देशों का भी भारत को इंटरनल सपोर्ट था, लेकिन उनके पाकिस्तान के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, इसीलिए वो खुले तौर पर भारत का सपोर्ट नहीं कर सकते थे। उन्हें रिश्तों को बैलेंस करके चलना था। वहीं चाइना ने पाकिस्तान की मदद करी क्योंकि दोनों रक्षा समझौता साझा करने वाले देश हैं, यानी दोनों एक दूसरे की सैन्य मदद करते हैं, जबकि भारत डिफेंस के मामले में किसी अन्य देश से मदद नहीं लेता। और यही कारण है कि किसी भी देश ने खुलकर भारत का साथ नहीं दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले सैन्य टकराव को लेकर हम बहुत परेशान रहते थे। रशिया आतंक की घटनाओं की कड़ी निंदा करता है, ये बयान रशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया था। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि फ्रांस आतंकवादी समूह के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए घटनाक्रमों से फ्रांस बहुत परेशान है और टेंशन को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा की वो मांग करता है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं, देखिए पर्दे के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो बहुत हद तक हमसे छुपी हुई होती है। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि ये समय भारत की सरकार, भारत की सेना के साथ खड़े होने का है, ना कि उनके ऊपर सवाल उठाने का।